All right, my dear students, so I have come up with NEET 2026 बायोलॉजी पेपर एनालिसिस, जिसमें हम समझेंगे किस तरह का पैटर्न था, सो दैट कि आगे जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना सक्सेस प्लान बना सकें, राइट? क्योंकि सब ने इस बार यही बोला है कि नीट में बायोलॉजी का पेपर बहुत इजी था, बट आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जो एक एस्पिरेंट जो जब पेपर देने जाता है तो उसको उस समय पर बॉटनी, जूलॉजी, राइट, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ उसने उस टाइम बाउंड में करना होता है। इतना सारा प्रेशर उसके साथ होता है, साल भर की प्रिपरेशन होती है उसकी, राइट? तो उस समय पर उस टाइम बाउंड के साथ पेपर को कंप्लीट कर पाना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है ना? तो एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ईज़ी तो कुछ भी नहीं था, राइट? चलिए आइए अब हम समझ लेते हैं एक बार कि इस पेपर में हम क्या-क्या बात करने वाले हैं, राइट? इस पेपर में मैं सिर्फ़ इसी पेपर को एनालाइज़ नहीं करने वाली हूँ, इसमें हम ये भी देखेंगे कि 2025 और 2024 से किस तरह से ये पेपर जो है उसको हम कंपेयर करेंगे और साथ में 10 साल तक की हम नीट में किस तरह से, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस फ्रेम होते आ रहे हैं, वो भी हम समझेंगे। क्योंकि जो नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक बार इस पेपर के नेचर को समझ कर के चलें, है ना? क्योंकि इस ये जो जर्नी है ये ईज़ी नहीं है। 1 साल तक के लिए जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आपको ये चीज़ समझना है कि जो नीट का पेपर है, इसका जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? और इसके लिए कौन-कौन से इक्विपमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ आपको इस क्लास में आज आपको समझ में आ जाएगी। तो मई 3 2026 को ये पेपर कंडक्ट हो चुका है, राइट? 5,400 प्लस सेंटर्स थे 551 इंडियन सिटीज में और 14 इंटरनेशनल लोकेशंस पर भी इसको कंडक्ट कराया गया है। अराउंड 22.5 लाख एस्पिरेंट इसमें अपीयर हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एग्जाम है वो कितना कॉम्पिटिटिव है, इसका कंपटीशन का लेवल कितना ज़्यादा हाई है। अराउंड 96.9% अटेंडेंस इसमें रही है। अगर हम बात करते हैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल की, तो दैट वाज इजी एज कंपेयर टू 2024. Okay, so if we talk about the biology section, so biology was the easiest section, easier than NEET 2025, but slightly tougher than NEET 2024. यानी कि NEET 2025 से थोड़ा सा easy था, but NEET 2024 से थोड़ा सा tough था। तो आप इसको रख सकते हो easy to moderate की कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट मोस्ट स्कोरिंग येट टाइम इंटेंसिव सेक्शन था, क्योंकि बहुत सारा ऐसा था, इसमें स्टेटमेंट्स थे लंबे लंबे, वो स्टूडेंट्स को पढ़ना था और उसके बाद आंसर करना था। मैच द फॉलोइंग्स थे बहुत सारे, तो ये डेफिनेटली टाइम टेकिंग तो ये था। बॉटनी और जूलॉजी वर बैलेंस्ड। तो आप ये कह सकते हो ऑल टुगेदर कि लेंदी पेपर था, रीडिंग टाइम ज़्यादा इसमें लगा, लेकिन हाँ, जो बच्चा अच्छे से इसको पढ़ करके आया होगा, जिसने जिसने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होगी, राइट, उसके लिए बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन था। इस बार क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ाम पेपर में मिसिंग थी, जो कि हम ये सोच रहे थे, हर बार की तरह हर एक टीचर ये सोच रहा था कि शायद इस बार ये सारी कैटेगरीज़ भी आएँगे, बट नहीं थे वो। लाइक असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिले। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे। डायग्रामेटिक एनालिसिस क्वेश्चंस एक भी नहीं थे, राइट? और सबसे अजीब बात है कि पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस भी नहीं थे, राइट? और ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें से ईसीजी एंड कार्डियक साइकिल, इससे भी कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया गया था। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स, बस ये वो मैकेनिज्म है जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बट इससे भी कोई भी सवाल नहीं था। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि 0 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, दिस वाज द गुड न्यूज़। कोई भी सवाल एनसीईआरटी के बाहर नहीं था, यानी 100% जो क्वेश्चन पेपर था वो एनसीईआरटी से ही था। थोड़ा बहुत ये था कि एनसीईआरटी को डीपली अंडरस्टैंड करना था, क्योंकि एनसीईआरटी के बारे में ये है कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा-सा डिकोड करना पड़ता है, राइट? उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिकोड करनी पड़ती है, बिकॉज़ इट इज़ हाइली कॉम्पैक्ट। वो एक लाइन में एक बात लिख देता है, बट आपको उसको समझना होगा, राइट? तो जिसने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो उसके लिए ये पेपर ठीक था, अच्छा था। नाउ 90 से 95% एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, जिसमें 70 से 80% डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस बने थे। एज आई टोल्ड यू कि यस, आई डू एग्री कि पेपर लेंदी था, टाइम ज़्यादा लगा, टाइम मैनेजमेंट वाज क्रूशियल, राइट?
बट ये यही तो एक चैलेंज था यहाँ पर कि पेपर सारा एनसीईआरटी से होते हुए भी उसको टाइमली फिनिश कर पाना भी एक टास्क था। मेजर टॉपिक्स जो कवर किए गए थे वो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड सेल बायोलॉजी। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। अब जो मास्टर स्ट्रैटेजी है जो इन्होंने फॉलो की है टू फ्रेम दिस क्वेश्चन पेपर, तो पेपर का लेवल हमने देखा कि पेपर का लेवल वाज मॉडरेट, राइट, एज पर नीट 2025। सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं? एनसीईआरटी से आए हैं। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, so the unit wise distribution was good, it was balanced. Then high priority units we have already discussed, right? So these are the high priority units. Let's move on to the trend, like किस चैप्टर से और किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस हर बार फ्रेम हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो 2025 और 2026 का है, राइट। तो यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, 2025 में यहाँ से 10 क्वेश्चंस थे, दिस टाइम देयर वर ओनली 7 क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना डाउनवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिला है, 10 क्वेश्चंस। लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन, प्लांट किंगडम से भी एक क्वेश्चन है, देन एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चंस थे, क्योंकि एनिमल किंगडम अपने आप में इतना वास्ट चैप्टर है तो यहाँ से 4 क्वेश्चन विच इज जस्टिफाइड, राइट। देन यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, अर्लियर देयर वर 8 क्वेश्चंस, इस बार भी 8 क्वेश्चंस थे, राइट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चंस, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 2 क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 2 क्वेश्चंस, राइट। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में इस बार 2 क्वेश्चंस थे, लास्ट टाइम 2025 में यहाँ से 4 क्वेश्चंस बनाए थे उन्होंने। नेक्स्ट यूनिट 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, राइट। सो यहाँ से लास्ट टाइम इन 2025 देयर वर 10 क्वेश्चंस, दिस टाइम आल्सो 10 क्वेश्चंस, राइट। तो आप समझ सकते हो कि कंसिस्टेंटली यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम हो रहे हैं, तो ये हाईली वेटेज वाला यूनिट है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 4 क्वेश्चंस, बायोमोलिक्यूल से 5 क्वेश्चंस थे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 1 क्वेश्चन था, राइट। देन नेक्स्ट यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी से इस बार 8 क्वेश्चंस थे, 2025 में 5 क्वेश्चंस थे यहाँ से। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स यहाँ से 3 क्वेश्चंस हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट से 2 क्वेश्चंस हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चंस हैं, एनिमल फिजियोलॉजी लास्ट टाइम 2025 में यहाँ से 9 क्वेश्चंस थे, इस बार 12 क्वेश्चंस। देख रहे हो आप कितना हाईली वेटेज है इसका एनिमल फिजियोलॉजी का। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से 3 क्वेश्चंस थे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 2 क्वेश्चंस, excretory product and their elimination 2 questions, locomotion and movement 3 questions, neural control and coordination 1 question, chemical control and integration से भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना है, राइट। तो ऑल टुगेदर 12 क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हुए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, राइट। देन वी हैव रिप्रोडक्शन यूनिट, तो इस बार यहाँ पर डाउनफॉल है, लास्ट टाइम यहाँ से 11 क्वेश्चंस बने थे इस यूनिट से, इस बार यहाँ से 8 क्वेश्चंस बने हैं। तो चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चंस हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चंस हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चंस हैं, राइट। देन यूनिट 7 विच इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, राइट। तो यहाँ से बनते हैं 15 क्वेश्चन, जो कि एनिमल जो हमने यहाँ पर बात की थी एनिमल फिजियोलॉजी से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, यानी एनिमल फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, एनिमल फिजियोलॉजी इन जूलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन इन बॉटनी, ये 2 यूनिट्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल यूनिट्स हैं ये। यहाँ से जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से 15 क्वेश्चंस है, लास्ट टाइम यहाँ से 11 क्वेश्चंस थे। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 7 क्वेश्चंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 4 क्वेश्चंस, एवोल्यूशन से 4 क्वेश्चंस है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 4 क्वेश्चंस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 2 क्वेश्चन है, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से भी 2 क्वेश्चंस थे। बायोटेक्नोलॉजी इस बार यहाँ से 8 क्वेश्चंस हैं, लास्ट टाइम यहाँ से 9 क्वेश्चंस थे, ये भी अपने आप में एक अच्छा वेटेज रखता है। बायोटेक्नोलॉजी 8 क्वेश्चंस, जिसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से 5 क्वेश्चंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 3 क्वेश्चंस हैं। लास्ट यूनिट 10 दैट इज इकोलॉजी, यहाँ से है 10 क्वेश्चंस। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट यूनिट,
ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चंस थे, इकोसिस्टम से 3 क्वेश्चंस है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 4 क्वेश्चंस है, राइट। सो टोटल 90 क्वेश्चंस की ये जो पूरी समरी है, ब्रेकअप है, ये भी आपने देखा है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि कौन सी जो यूनिट है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, एक बार ये भी देख लेते हैं कि किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन SBQs they were 29, multiple choice questions 29, match the following 19 questions, numerical value type 5 questions, subjective questions 5, right। assertion reason एक भी नहीं था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं था। तो क्वेश्चन ट्रेंड्स जो हमने देखा है, डोमिनेंस इस बार देखने को मिली है, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट ड्रिवन, राइट। तो आप देख रहे हो कि इस तरह का जो नीट का जो पैटर्न है वो इस पे मेनली फोकस था उनका। अब हम बात कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस इम्पैक्ट किस तरह से किसी भी स्टूडेंट ने जैसी भी तैयारी की होगी उसका परफॉर्मेंस किस तरह से इम्पैक्टेड हुआ होगा, राइट। सो द एक्यूरेसी लूप, स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी रिवीजन विच इज मस्ट, हर एक टीचर इस चीज के बारे में बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी रिवीजन दैट इज अ मस्ट। स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी रिवीजन मींस हाई एक्यूरेसी अटेम्प्ट पॉसिबल, जितना ज्यादा आपने एनसीईआरटी को रिवाइज किया होगा, जितने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतना ही हाई एक्यूरेसी के साथ आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए होंगे। द कॉम्पिटेटिव रियलिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज अ हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर इजियर पेपर प्लस 0 आउट ऑफ सिलेबस, दैट मीन्स इजियर पेपर का मतलब है कि सारा एनसीईआरटी से ही था, सभी बच्चों ने, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने इस चीज को पढ़ा हुआ होगा, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स होंगे। 0 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, दैट मीन्स कि एक कॉन्फिडेंस लेके आता है कि हाँ हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, हर एक सवाल हम कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही इस तरह का कॉम्बो बन जाते हैं विच इज लाइकली टू राइज अप द कट ऑफ। तो इस बार कट ऑफ हाई साइड पे रहेगा, नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो इस बार हमें जो कट ऑफ है वो हाई देखने को मिल सकती है, राइट। सो बी रेडी फॉर दिस। नेक्स्ट, बायोलॉजी टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो भी एक बार देख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी 7 to 8 क्वेश्चंस एवरी ईयर, स्पेशली rDNA, PCR, क्लोनिंग वेक्टर, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड देयर एप्लीकेशंस, राइट। तो 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ से हर साल बनते ही हैं। देन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 6 to 7 क्वेश्चंस, जिसमें इंक्लूड है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपेरॉन। देन वी हैव अनदर चैप्टर एनिमल किंगडम, 4 to 5 क्वेश्चन का वेटेज है। कंसिस्टेंटली यहाँ से सवाल इतने ही बनते हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन, फाइला, कैरेक्टराइजेशन, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन 5 to 6 क्वेश्चन का यहाँ से रहता है, लास्ट टाइम इसमें से कम सवाल थे 2025 में, बट इस बार वापस से अच्छे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। डार्विनिज्म, हार्डी वीनबर्ग, ह्यूमन एवोल्यूशन, स्पेशिएशन, राइट, ये कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हर एक स्टूडेंट को देख के जाना ही चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ 4 to 5 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दीज आर द क्रूशियल टॉपिक्स। देन वी हैव सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 3 to 4 क्वेश्चन का वेटेज है, हालांकि ज्यादा सवाल भी इससे पूछ लिए जाते हैं। सेल ऑर्गेनील्स, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल साइकिल, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी 6 to 7 क्वेश्चंस हर साल यहाँ से भी बनते हैं। फूड चेन, पायरेमिड्स, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स सवाल आया था इस बार, कंजर्वेशन पे भी आया था। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस 3 to 4 क्वेश्चन, जिसमें इंक्लूड है मेंडल्स लॉ, डाइहाइब्रिड क्रॉस लिंकेज एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट। तो ये कुछ टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं और उसके अंदर इंक्लूडेड थोड़ा सा सब टॉपिक्स को भी यहाँ पर इनलिस्ट किया गया है, जिस जो चीज हमेशा दिस थिंग हैज टू बी देयर इन योर माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर दिस हाईली कॉम्पिटेटिव नीट एग्जामिनेशन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दी 10-year बायोलॉजी ट्रेंड, राइट। एज आई टोल्ड यू कि हम 10 साल का जो बायोलॉजी का ट्रेंड है उसको भी हम एनालाइज करने वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर अगर आप देखोगे 2017 में 7 क्वेश्चंस, 18 में 7 क्वेश्चन, 19 में फिर 8 क्वेश्चन, तो ऑन एवरेज 7.6 यानी 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ से ऑन एवरेज बनते हैं फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी 6 to 8 क्वेश्चंस। एवोल्यूशन 5.1 यानी 5 क्वेश्चंस, राइट। एनिमल किंगडम 4 से 5 क्वेश्चंस। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यहाँ से भी ऑन एवरेज, ये 10 साल का डेटा है, तो यहाँ से भी 4 सवाल बनते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 4 क्वेश्चंस।
consistently. Human reproduction, 4 questions. Reproduction in flowering plants, 4 question. Ecosystem, 3.9 यानी 4 question almost. Principles of inheritance, 4 questions. Biomolecules, 3.1. Photosynthesis यानी around 3 question. Breathing and exchange of gases, 3 question on average. Morphology of flowering plants, on average 3 questions. Body fluids and circulation, 3 questions. Locomotion and movement, 3 questions. Organism and population, 2.9 questions यानी around 3 questions. Excretory products, again 2 questions. Chemical coordination, 2 questions. Neural control, 2 questions. Right, so this is a trend for last 10 years. इस तो ये चीज एक थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि इतने क्वेश्चंस तो यहाँ से बनेंगे ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये 10 साल का एनालिसिस है। अब यहाँ पर आता है कि बच्चों के बारे में तो हमने बात कर ली, अब टीचर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो एनसीईआरटी इज नॉट अ रिसोर्स, इट इज द स्ट्रैटेजी, राइट, इट इज द स्ट्रैटेजी जिसको प्लान करना है, राइट, विच हैज टू बी प्लान्ड, राइट, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, कि किस तरह से हमें एनसीईआरटी की लाइंस को, राइट, एनसीईआरटी की लाइन को जो इतनी कॉम्पैक्ट एनसीईआरटी है, राइट, उसको किस तरह से डीकोड करना है, विच इज क्रूशियल, दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर सबसे गोल्डन रूल्स क्या है, क्लैरिटी इज वे मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉम्प्लेक्सिटी। आप अगर एनसीईआरटी की कोई भी लाइन पढ़ रहे हैं तो वो चीज आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आनी चाहिए। देन रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन न्यू लर्निंग्स। अगर आप किसी चीज को, नई लर्निंग्स को ले रहे हैं, इफ यू आर इंक्विजिटिव, आप नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, दैट इज गुड। आप और ज्यादा कंटेंट को वास्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, आप एक बार पढ़ते हो उसको और आप बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजों को पढ़ लेते हो, बियॉन्ड द सिलेबस चले जाते हो, राइट, देन और फिर आपको फिर एक समय की कमी लगती है रिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पर न्यू लर्निंग दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएबल, बट एनसीईआरटी का रिवीजन इज मस्ट। उसको कम से कम 5 to 6 टाइम्स एनसीईआरटी रिवाइज करनी है बिफोर यू आर अपियरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन। सो दिस इज द रोल ऑफ रिवीजन। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन योर परफॉर्मेंस। To every aspirant, this paper rewards discipline, not distraction, right? तो वही चीज है कि यहाँ पर डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो जिस भी तरह से आप इस चीज को कर रहे हो, दिस हैज टू बी रिस्पेक्टेड, ओके। चलिए, तो ये हमने एक कंप्लीट बात की है, नीट 2026 का जो पेपर था उसको हमने एनालाइज किया है, राइट, और आई होप कि आपने इससे अपने लिए कुछ चीज़ें निकाली होंगी। जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं 2027 के लिए, जो भी एस्पायर कर रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसके बाद शुरू करने वाली हूँ बॉटनी और जूलॉजी की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, राइट, और मैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये उनके लिए होगा जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और एडवांस लेवल यानी कि नीट लेवल तक का उनको क्लियर करना है, राइट। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम डिग आउट करेंगे यहाँ पर, है ना। सो आई विल बी टेकिंग बोथ जूलॉजी एंड बॉटनी, राइट, for 2027. So this is our target. Target is NEET 2027. All right. So all the very best. You can join me in this journey, right? और डेफिनेटली हम बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आने वाले हैं, बहुत अच्छे से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस सीरीज़। एक चीज़ और कि एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की को रिलीज कर दिया है, तो आप एक बार जाकर के उसको देख सकते हैं, आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हो, मैच कर सकते हो वहां से, राइट, कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं, सो दैट कि आप एक बार मेंटली प्रिपेयर हो सकें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और उस हिसाब से आप अपने लिए कॉलेजेस वगैरह ढूंढने शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक बार जाकर के आंसर की देख लीजिएगा। इफ यू वांट, आई विल आल्सो अटैच दिस फाइल, you can find in the description. Alright, so I will attach it there where you can find it. वहाँ से एक बार आप अपने मार्क्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैलकुलेशन के बाद यू विल गेट एन आइडिया
कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपका स्कोर क्या बन रहा है, आपका स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है, और उस हिसाब से आप आगे की चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज वन थिंग। ऑलराइट, अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम शुरू करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।